बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 13 में लास्ट वाले कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम कम्प्लेक्स नेटवर्क प्रॉब्लम्स का नाम देते हैं। यानी ये वो प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल हैं जिनका ताल्लुक कम्प्लेक्स सर्किट के साथ है। आज हम उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारी एक्सरसाइज बुक्स के मुताबिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किट के अंदर के दो बैटरीज यूज़ की गई हैं। एक बैटरी इसका EMF 24 वोल्ट है, एक का 6 वोल्ट है। इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.9 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.1 है, और जो कि बैरूनी सर्किट पे रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम्स के बराबर है। ये जो मैंने सर्कल आपको दिखाया है ये बुनियादी तरफ इस चीज़ की निशानदेही करता है कि बैटरी के साथ ये जो R लगा हुआ है ये इस बैटरी का क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, साथ दिया गया है। तो ये जो सर्कल है ये इमेजिनेशन दी गई है कि ये बैटरी का हिस्सा है, इनसाइड द सोर्स है, इसको आउटसाइड सर्किट ना माना जाए। तो बैरूनी सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ एक है और उसका नाम किस चीज़ के बराबर है, R के। देखते हैं EMF ऑफ द वन सेल, ये एक सेल का EMF जिसकी कीमत कितनी है 24 वोल्ट, और दूसरे का EMF कितना है 6 वोल्ट। ये दोनों बैटरीज इस वक्त पैरेलल फॉर्म के अंदर हैं। याद होगा मैंने आपको समझाया था कि बैटरी जब लगती है सर्किट में तो उसका पैरेलल की निशानी ये होती है कि इस बैटरी का पॉजिटिव उसके पॉजिटिव से और उसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से जुड़ जाए, तो इसको कहते हैं पैरेलल सर्किट। तो ये दोनों बैटरीज EMF 1 और EMF 2 ये दोनों किस फॉर्म के अंदर लगी हुई हैं, पैरेलल। और अगर बैटरी पैरेलल लगी हो तो नेट वोल्टेज कैसे निकालते हैं? नेट EMF निकालने का तरीका यह है कि बड़ी वोल्टेज में से छोटी वैल्यूज को क्या करेंगे, माइनस, यानी 24 में से 6 माइनस करें तो 18 वोल्ट। इट मीन नेट सोर्स जो EMF जो सर्किट में करंट के बहाव की रीजन बन रहा है वो 24 में से कितना बनता है, ओनली 18, जबकि ये 6 उसमें से क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल 1.1 के बराबर है, 2 का 0.9 के बराबर है। सर्किट की अपनी जो बैरूनी रेजिस्टेंस है वो 8 के बराबर है। इस वक्त अगर हम इस सर्किट को गौर से देखें तो सर्किट में 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों सीरीज के फॉर्म के अंदर है, 1, 2 और 3। ये तीनों किस फॉर्म में है, सीरीज में। हमने मालूम क्या चीज़ करनी है, हमने मालूम करना टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी 1 एंड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी क्या होगा, 2। यहाँ थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि जब बैटरी इसे पैरेलल फॉर्म में लगी होती है तो उस वक्त एक असूल याद रखें, जो बड़ी बैटरी होती है वो डिस्चार्ज हो रही होती है, जो छोटी बैटरी होती है उस वक्त वो चार्ज हो रही होती है। यानी उसमें से चार्जिंग का प्रोसेस होता है छोटी के अंदर, और बड़ी के अंदर कौन सा होता है, डिस्चार्जिंग का। जैसा कि थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था कि एक में करंट प्रोसेस में जाता है, एक में करंट किस में चले जाता है, माइनस में। तो अब हम बाकी उसकी डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। तो इस वक्त हम टर्मिनल पोटेंशियल 1 और 2 मालूम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मालूम करें। कैसे? R प्लस R1 प्लस R2, 8 प्लस 0.9 इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होगा, 9 ओम्स के। ये सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस होगी। और जो टोटल वोल्टेज प्रोवाइड की जा रही है वो कितनी है, 18 वोल्ट है। अगर वोल्टेज इतनी हो और रेजिस्टेंस ये हो तो टोटल सर्किट में बहाव जो करंट कर रहा है वो क्या होगा, तो I इज इक्वल टू V/R, 18/2। इनको कैंसिल कीजिएगा, क्या आंसर आपके पास आ जाएगा, 2 एम्पेयर। तो मैक्सिमम जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पेयर है और वो ड्यू टू 18 वोल्ट है, ना कि 24 वोल्ट से। ठीक है, अब आते हैं टर्मिनल पोटेंशियल की तरफ। तो जो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है उसके लिए तो वो सिंपल फार्मूला है कि VT इज इक्वल टू EMF माइनस क्या है, IR। वो जो बैटरी 1 है उसका EMF क्या है, 24 है, उसकी करंट की कीमत उसमें कितनी फ्लो करती है, 2 एम्पेयर, और उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.1 है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ये 23.8 वोल्ट आएगा, यानी इसका अपनी EMF 24 था और टर्मिनल पोटेंशियल कीमत कितनी आएगी, 23.8। इट मीन टर्मिनल कम है और जो EMF क्या है वो ज़्यादा है, चूँकि बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। अब आते हैं नंबर 2 पे। बैटरी नंबर 2 जो है उस बड़ी बैटरी की मौजूदगी में चार्ज हो रही है। जब चार्ज हो रही होती है तो फार्मूले में चेंज ही आता है कि जहां हमने पहले माइनस पढ़ी है वहां आ जाएगा प्लस। कैसे आ जाएगा ज़रा देखते हैं। VT इज इक्वल टू EMF माइनस IR, क्योंकि वहां करंट रिवर्स होता है। अगर कन्वेंशनल फ्लो के मुताबिक देखें तो यहाँ से जो करंट आएगा वो इस बैटरी में से जब गुजरेगा, यानी ऐसे समय में फ़र्ज कर कन्वेंशनल इधर से फ्लो करेगा तो इस बैटरी में इस करंट का फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। जब यही करंट इस बैटरी के अंदर जाएगा तो फ्रॉम नेगेटिव टू क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब उसके मुकाबले में इनसाइड दिस बैटरी करंट की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स। और जब रिवर्स होगी तो अलामत कौन सी, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और वैसे मैंने आपको समझाया था कि जब चार्जिंग होती है तो यहाँ प्लस लेते हैं,
जब डिस्चार्जिंग होती है तो यहाँ क्या लेते हैं माइनस। अब इसमें आई और आर की वैल्यूज पुट करें। ईएमएफ कितना है इस बैटरी का 6 है। आई की कीमत यहाँ पुट करके 0.8 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो इसके अंदर कितनी कीमत आ जाएगी 7.8। इट मीन ये चार्ज हो रही है, इसका ईएमएफ के मुकाबले में टर्मिनल की वैल्यूज क्या है ज़्यादा है, चूँकि इसमें चार्जिंग का अमल जारी है। ये था क्वेश्चन हमारे पास क्या था 6। क्वेश्चन नंबर 7 ज़रा गौर कीजिएगा, चूँकि ये कम्प्लेक्स सर्किट्स हैं तो इसमें पेचीदगी ज़्यादा पैदा होती है। इस सर्किट के अंदर पहले ये मैंने एक रेड कलर दिखा दिया, मैं तो कुछ देर के लिए इसको वॉश आउट कर देता हूँ कि ये रेड वाली डायग्राम इस वक्त हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। लेट से ऐसा समझ लें, हम सिर्फ ब्लैक को देखते हैं। ये बेटा हमारे पास एक सर्किट है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इस सर्किट के अंदर एक EMF 1 E1 है, एक EMF 2 है, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस क्या R2 है। EMF 1 9 वोल्ट है, EMF 2 18 वोल्ट है, रेजिस्टेंस R1 18 वोल्ट है, 18 ओम्स है, और R2 किसके बराबर है 12 ओम्स के। हमसे सवाल ये पूछा गया है कि सबसे पहले हम करंट I1 और I2 मालूम करें और फिर ये मालूम करें कि R1 में से और R2 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। इस सर्किट क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा पहले प्रोसीजर समझा दूं कि सबसे पहले हम लूप डिज़ाइन कर लेंगे। जैसे कि इस पर नज़र आ रहा है ABCD, इसी तरीके से BEFC ये लूप है। इस लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन हम एक खास सिमत में दिखा देते हैं। मसलन हमने यहाँ दिखा दी है क्लॉकवाइज, तो अगर इसमें क्लॉकवाइज दिखाई है तो इसके अंदर भी हम क्या दिखाएंगे क्लॉकवाइज। और ये हमने सपोज डायग्राम दी है, क्या दी है सपोज। जब सपोज डायग्राम के मुताबिक हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे, अगर I1 का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो हमारी सपोजिशन दुरुस्त होगी, और अगर I1 का रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो हमारी सपोजिशन क्या होगी रॉन्ग होगी। यानी हमने कंसीडर कर रखा है क्लॉकवाइज, तो बेसिकली वो क्लॉक नहीं होगा, वो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से अगर I2 का आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया वो दुरुस्त है, लेकिन अगर I2 का आंसर नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब जो हमने सपोज किया वो गलत है, बल्कि करंट की डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। इस चीज़ को समझने के लिए हमने करंट I1 और I2 लूप्स 1 और लूप 2 के अंदर दिखाए हैं और दोनों हमने क्लॉकवाइज दिखाए हैं। क्या ये ज़रूरी है कि दोनों एक ही सिमत में दिखाने? यस, अब दोनों क्लॉकवाइज दिखा दें, दोनों एंटी क्लॉकवाइज दिखा दें, लेकिन शुरू में अब दोनों सिमिलर दिखाएंगे, फिर रिजल्ट बताएगा कि कौन सा किधर जा रहा है। ठीक है, जो I1 है वो करंट जब यहाँ से बैटरी से होता हुआ इस रेजिस्टेंस R1 से गुजरता है तो इसके सारे पड़ोस के अंदर भी करंट मौजूद है, लिहाजा यहाँ जो करंट इसके अंदर होगा उसका नाम यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा I1 माइनस I2। अगर बेटा इधर से खड़े होकर पड़े स्लूप के लाश से तो फिर इस करंट की कीमत क्या होगी I2 माइनस क्या होगा I1। ये वो हमने व्हीटस्ट्रो ब्रिज के अंदर भी डिटेल इसकी पढ़ी थी। इसके अंदर से I2 करंट होगा और कोई इसका डेबरिंग जो कि नहीं है लूप, इस वजह से I2 होगा। अब ज़रा देखते हैं लूप नंबर 1 में से ABCD। इस लूप के अंदर टोटल 2 वोल्टेज हैं, एक EMF 1 है और एक रेजिस्टेंस R1 की वोल्टेज है। R1 की रेजिस्टेंस तो ज़ाहिर है एक कंज्यूमर है, नेगेटिव ही होगी। तो बैटरी का क्या असूल होता है? बैटरी के अंदर जो हमने डायग्राम फर्ज कर रखी है उसमें हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी पॉजिटिव साइड से किधर जा रहा है नेगेटिव की तरफ। जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमने सपोज कर रखा है तो अलामत कौन सी आएगी माइनस। इस वजह से माइनस E1 माइनस I1 R1 इंटू R1 इक्वल टू क्या होगा 0। ओम लॉ के मुताबिक वोल्टेज इज इक्वल टू 0 बाय दिस लॉ। इसको सेकंड किरचॉफ रूल्स का नाम दिया जाता है। किरचॉफ रूल्स बुनियादी तौर पर इसी लूप सर्किट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। EMF 1 की कीमत -9 होगी, I1 माइनस I2 18 पुट कर दिया, इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई करते गए और नीचे हमने आंसर निकाला I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.5। इक्वेशन नंबर क्या हासिल कर लिया हम लोगों ने 1। इसके बाद सिमिलरली हम लूप नंबर 2 पे आते हैं तो बेटा उसमें BEF क्या है C। इसमें 3 किस्म के हैं, एक बैटरी है और 2 इसमें क्या शामिल है रेजिस्टेंस हैं। अब दोनों रेजिस्टेंस में तो नेगेटिव ही वोल्टेज होगी, मगर बैटरी के अंदर देखें फ्लो कैसे है, तो जो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई वो ऐसे नीचे जा रही है। इसका मतलब पॉजिटिव से किधर जा रही है नेगेटिव। इसके अंदर भी इत्तेफाक से क्या होगा नेगेटिव, लिहाजा माइनस C2 माइनस I2 R2 माइनस I2 I1 इंटू R1। याद रखना इधर से खड़े होकर पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे I2 माइनस I1, उधर से खड़े होकर पढ़ें तो फिर क्या पढ़ेंगे I1 माइनस I2। किसके लिए? सिर्फ दरमियान वाली रेजिस्टेंस के लिए, बाकी के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। बाकी जो कि साइड के ऊपर हैं और उनके साथ कोई नेबरिंग लूप नहीं है इसलिए वहाँ ऐसा कोई इशू नहीं होगा। ये पहली कीमत। फिर बेटा E2 की कीमत, R2 की कीमत, R1 की कीमत पुट कर दी। आगे जस्ट मैथमेटिकली हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और कॉमन इक्वेशन नंबर क्या हासिल कर लेंगे 2। देखना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को सिमेट्रिकली हमने हल करना है। इसका हल करने का तरीकाकार ये है कि बस I1 का कोफिशिएंट है 3 तो I1 का कोफिशिएंट क्या है 1,
बराबर नहीं है। I2 का कोफिशिएंट 5 तो I2 का कोफिशिएंट क्या है 1। तो कोशिश करें कि इनमें से किसी एक का कोफिशिएंट बराबर कर लें। कैसे? अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन बराबर हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया किस 3 से, तो रिजल्ट क्या बनेगा 3I1 माइनस 3I2 माइनस 1 पॉइंट क्या होगा 5। फिर इक्वेशन नंबर 2 को इसके नीचे लिख के इसको क्या कर दिया हमने माइनस करने का आप सूत्र समझते हैं कि अलामतें चेंज करते जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा 2I2 इज इक्वल टू माइनस 2.5 और I2 का जो आंसर आता है वो आंसर आपको मिलता है माइनस 1.25। जब बेटा I2 का आंसर माइनस 1.25 मिला तो इससे इशारा किया कि जो आपने सपोज कर रखा था ना I2 कि I2 कैसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, वो हमारी सपोजिशन क्या है रॉन्ग है, बल्कि ये करंट क्लॉकवाइज नहीं है, कैसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इस वजह से मैंने लिखा नेगेटिव साइन शो दैट I2 इज़ द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर वैसी ही डायरेक्शन रहती जैसे पहले हमने कर रखी है। अब आते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I2, यानी इस I2 की वैल्यूज को पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। ये इक्वेशन नंबर 1 ऊपर मौजूद है। फिर बेटा इसी को मैथमेटिकली हम सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 का आंसर निकालेंगे और आप देख रहे हैं कि I1 का आंसर भी क्या आ रहा है माइनस 1.75 आ रहा है। जब ये भी माइनस आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारी सपोजिशन रॉन्ग हुई और हम यहाँ लिखेंगे कि मीन I1 इज़ आल्सो एंटी क्लॉकवाइज, यानी अगर I1 नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो तब मैं अब समझाऊं कि इसमें ये जो करंट है एक्चुअली वो ऐसे फ्लो कर रहा है, इसको कौन सी डायरेक्शन हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसके अंदर भी करंट बेसिकली कैसे फ्लो कर रहा है ऐसे, इस हम कौन सी डायरेक्शन कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन इन दोनों सर्किट में हमने फ़र्ज़ किया था क्लॉकवाइज, पहली बात हमारी प्रूव हुई कि नहीं ये दोनों में एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि I1 भी नेगेटिव आया और I2 भी क्या आया नेगेटिव। अब हमने क्या प्रूव करना है, जो हमारा क्वेश्चन है, अब ये प्रूव करना है कि R1 में से कितना करंट पास हो रहा है और R2 में से कितना करंट पास हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले सो द करंट इन R1 में से कितना करंट होगा, तो वो मैंने आपको तरीका समझाया कि I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1। तो हमेशा सूल है बड़े में से छोटे को क्या करते हैं माइनस, तो I1 माइनस I2, I1 है 1.75 ये बड़ी कीमत है और I2 कितना है 1.25। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इनके साथ तो माइनस थी, यहाँ तो हमने माइनस नहीं लिखी। तो बेटा ये माइनस उस वक्त तक इंडिकेट करने के लिए थी कि इसकी डायरेक्शन क्या है। जब आपने डायरेक्शन का तयन कर लिया तो फिर इसके बाद माइनस खत्म होगी और अब ये अलामतें सिर्फ क्या रहेगी पॉजिटिव। इस वजह से मैंने यहाँ पे I1 को भी पॉजिटिव लिखा और I2 की कीमत वो क्या लिखा पॉजिटिव और दरमियान में अलामत कौन सी लगा दी माइनस। ये क्यों माइनस क्यों लिखी है, क्योंकि जब हम इधर खड़े होकर पढ़ेंगे तो I1 माइनस I2, इधर खड़े होकर पढ़ेंगे तो I2 माइनस I1। तो कोई पूछे अगर I2 माइनस I1 क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, उसे बता सकते हैं कि I2 छोटा है और I1 क्या है बड़ा है, इसलिए हम इसमें से I1 में से किस को माइनस कर रहे हैं I2 को। और वैसे भी आप देखेंगे जब ये करंट ऊपर से गुजर के नीचे जाएगा और ये करंट ऊपर जाएगा तो ये दोनों डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, एक डाउनवर्ड है एक क्या है अपवर्ड है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे माइनस करेंगे। ज़ाहिर बड़े में से छोटे को क्या करेंगे माइनस। तो जब इसको माइनस करेंगे तो R1 में से कितना करंट गुजरेगा 0.5 एम्पेयर इस सेंटर वाली तार में से। इसमें से कितना होगा, इसमें तो सिंपली I2 होगा और I2 कितना है 1.25 और 1.25 ही आंसर होगा। इसमें अब आप अलामतें नहीं लिखेंगे, अलामत का जो कदर अहमियत थी वो उस वक्त तक थी जब तक आप उसकी डायरेक्शन का तयन कर रहे थे। जब डायरेक्शन का तयन हो गया और आपने अपनी सपोजिशन को दुरुस्त कर लिया तो फिर उसके साथ अलामा लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एक बड़ा लूप आपको और नज़र आ रहा है, इसमें A B C D और B E F C। बेटा इस लूप के अंदर देखें 1 2 3 रेजिस्टेंस है, चौथा इसमें बैटरी है, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस और 5 इसमें क्या है बैटरी है। ये रेजिस्टेंस दोनों में कॉमन खड़ी है। हमने फिर भी उसी तरीके से जैसे 2 मिनट पहले किया था कि फ़र्ज़ कर लें कि दोनों में करंट क्या है क्लॉकवाइज, दोनों में करंट क्या है क्लॉकवाइज। ओके, ये आपका अपने चॉइस है, आप क्लॉकवाइज लेने या एंटी, याद रखना है या दोनों क्लॉक लेने या दोनों एंटी क्लॉकवाइज लेने। ओके, अब इसमें से जो डाटा है E1 है 6 वोल्ट, E2 कितना है 10 वोल्ट। ठीक हो गया, R1 1 ओम्स, R2 2 ओम्स, R1 1 ओम्स, R4 1 ओम्स, R5 2 ओम्स, R6 1 ओम्स। ये डाटा बाकायदा बुक के ऊपर आपको दे दिया गया है। आपने मालूम क्या करना है, हर रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है, I1 I2 I3 I4 I6। फिर ये मालूम करना है कि हर रेजिस्टेंस में कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, P1 P2 P3 P4 P6, यानी 6 पावर्स मालूम करनी है।
6 रेजिस्टेंस के लिहाज से और 6 करंट मालूम करने 6 रेजिस्टेंस के लिहाज से, यूँ हमने 6 आंसर निकालने, टोटल ये 12 आंसर के करीब बनेंगे। तो सबसे पहले हम लूप को सॉल्व करते हैं। जब लूप की बारी आती है तो सबसे पहले लूप है ABCD। बेटा जब इस लूप की बारी आती है तो इसमें देखें EMF 1 ये, फिर R1, फिर R2, फिर R3। इसमें ज़रा गौर से देखें तो जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन ऐसे है जो हमने सपोज कर रखी है, और वो नेगेटिव से किधर जा रहा है, पॉजिटिव, लिहाजा इसमें EMF क्या होगा, पॉजिटिव। तो पहले EMF 1 देखें क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव। बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव। ओम लॉ के मुताबिक करंट ज़रब रेजिस्टेंस, I1 ज़रब R1, I1 माइनस I2 ज़रब R2, I1 ज़रब क्या है R3। इस करंट की कीमत को कैसे पढ़ेंगे, I1 माइनस I2। ओके, ये जैसे 2 मिनट पहले हमने पढ़ लिया था। अब इसे वैल्यूज पुट करें, किसकी वैल्यूज, R1 की और R2 की और R3 की। फिर इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें। I1 एक तरफ इकट्ठे कर लें, I2 एक तरफ। जब उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4I1 2I2 इज इक्वल टू -6। 2 से डिवाइड कर लें, -2I1 I2 -3, इक्वेशन नंबर क्या हासिल होगी, 3। ये दरमियान में जस्ट हमने मैथमेटिकली ब्रैकेट ओपन करके उनको सॉल्व किया है। लूप नंबर 2 पे आते हैं, BEFC। ओके जी। अब इसमें देखें एक बैटरी है, बाकी सारे क्या हैं, रेजिस्टर्स हैं। बैटरी को पहले स्टडी करें। बैटरी में अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखें तो करंट ऐसे जाएगा। ये करंट पॉजिटिव से किधर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो रूल के मुताबिक नेगेटिव अलामत आएगी, -A2। बाकी सबके साथ मैंने चूँकि याद रखना, रेजिस्टेंस तो है ही कंज्यूमर, वो तो नेगेटिव होंगे। बैटरी के बारे में उस वक्त पॉजिटिव लिखेंगे जब करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए इनसाइड द बैटरी, और जब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए तो फिर क्या लिखेंगे, माइनस। ये देखो उसी तरीके से। फिर I2 माइनस I1, इसके लिए इधर से खड़े होकर पढ़ेंगे I2 माइनस I1, उधर खड़े हो तो क्या पढ़ेंगे, I1 माइनस I2। ये है I2 ज़रब R4, I2 ज़रब I5, R2 ज़रब क्या है, R6। सब में R1 R2 R6 की वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन नंबर क्या हासिल कर लिया हमने, 2। इक्वेशन नंबर 2 में से कॉमन ना लें, क्योंकि ये देखो 2I1 है, इधर भी क्या खड़ा है, 2I1। इत्तेफाक से दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं तो हमें मज़ीद सॉल्व करने में आसानी होगी। पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखें, फिर इक्वेशन नंबर क्या लिखें, 2। दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर दें, सिंपली आपस में क्या कर दें, ऐड। जैसे ऐड करेंगे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और बाकी को हम ऐड करेंगे तो I2 की कीमत आती है -1.4 या 7.5। फिर वही कहानी निकल आई कि जब हमारे I2 की कीमत माइनस में आ गई है तो वो ये निशानदेही कर रही है कि हमने जो साइन शो कर रखा है कि I2 क्लॉकवाइज है, तो वो बात गलत है, बल्कि वो क्लॉकवाइज नहीं है। वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी उसकी डायरेक्शन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। ठीक हो गया, ओके हो गया जी। अब आगे चलते हैं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस I2 इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 ऊपर मौजूद है, इसको मैंने नीचे लिखता, सॉरी, ये 2I1 माइनस I2 प्लस I2 और माइनस किसके बराबर है, 3 में। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, कौन सी, -7/5 वाली है। इस कीमत को आप हल करते जाए नीचे, तो सोल्यूशन जब हासिल होगा तो वो ये हासिल होता है। ये हासिल हुआ है 0.8, और मज़े की बात है कि ये आंसर प्लस में आ गया। जब ये आंसर प्लस में आया तो इसका मतलब क्या निकला कि इसके अंदर जो चीज़ हमने सपोज कर रखी थी वो बिल्कुल दुरुस्त है, और उसमें करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिसमें हमने सपोज किया था। इसका मतलब इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। अब ज़रा गौर से देखें कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें क्या है, क्लॉकवाइज। इसका क्लॉकवाइज दुरुस्त साबित हुआ, इसका हमारा क्लॉकवाइज गलत साबित हो के उसमें कन्वर्ट करना पड़ा किसमें, एंटी क्लॉकवाइज में। अब ज़रा गौर से देखें, यहाँ से तो करंट I1 होगा, यहाँ कितना होगा I1, यहाँ I2, यहाँ I3, यहाँ I4, सॉरी यहाँ I2, यहाँ I2, यहाँ I2। सवाल ये कि यहाँ कितना होगा, तो ज़रा गौर से देखिएगा, ये करंट अगर घूम के जाएगा तो डाउनवर्ड जा रहा है, ये करंट जैसे घूम के जाएगा तो डाउनवर्ड। इस जगह से दोनों करंट एक ही सिमत में जा रहे हैं। इसका मतलब जब दोनों एक ही सिमत के अंदर जाएंगे तो I1 और I2 दोनों ऐड हो जाएंगे। I1 और दोनों क्या ऐड। और कहीं पीछे हमने माइनस किया था, वो दोनों अपोजिट जा रहे थे, एक अपवर्ड दूसरा क्या डाउनवर्ड। यहाँ दोनों इत्तेफाक से घूम के अंदर की तरफ आ रहे हैं। जब दोनों घूम के अंदर की तरफ आएंगे तो सर्किट में दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, इसलिए हम उनको सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, इस वजह से अब आगे बढ़ते हैं कि हमने करंट्स की कीमतों को लेते हुए सबसे पहले करंट मालूम करने और फिर क्या मालूम करनी है, रेजिस्टेंस। ये देखेंगे करंट इन ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा। करंट इन रेजिस्टेंस R1 में कितना करंट होगा भाई, जितना I1 है, सिंपली I1 की कीमत लिखेंगे। I1 कितना है, 0.8, ये वाली कीमत लिख दी। ठीक, फिर करंट इन रेजिस्टेंस R2 में कितना होगा, तो लिखा तो हमने I1 माइनस I2 था, लेकिन ज़रा गौर से देखें I1 माइनस I2 0.8 माइनस 0.8, क्या ये ऐड हो रहा है,
यस, या तो डायरेक्ट ऐड कर लें या ऐसे लिख लें, दोनों तरीके ठीक हैं। तो ये उस करंट आ गया R1 के मुताबिक, ये करंट केसिस का आ गया R2 का। और बाकी तो अब आसान है कि जब बाकी सब के अंदर करंट की कीमतों से R3 में कितना रह जाएगा 0.8, ज़ाहिर अकेली है। और इन तीनों के अंदर तो एक ही करंट की कीमत होगी कितनी 1.4, 1.4, 1.4। और देखिए सारी अलामतें क्या लगी हुई हैं पॉजिटिव, इसमें कहीं नेगेटिव नहीं। बेशक आप इसको यहीं से पॉजिटिव कर लें या आगे पॉजिटिव कर लें, कोई हरज नहीं है। अब निकालिए पावर डिसिपेशन इन ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर में कितनी पावर डिसिपेट करते। पावर का फार्मूला है P = I²R। तो उस फार्मूले के मुताबिक P1 I1² ज़रब R1, फार्मूला समझ में आ रहा है, I1² ज़रब, तो इसमें करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितनी R1, तो यहाँ लिखेंगे I1² ज़रब R1 यानी 0.8² ज़रब 1, आंसर कितना आ जाएगा 0.64। फिर लिखेंगे पावर डिसिपेशन R2 P2 I1 + I2, पूरी मैंने कहा इसको यहाँ ऐड कर लें या यहीं ऐड कर लें, दोनों ठीक है। I1 + I2 दोनों को ऐड करके स्क्वायर लेकर तो मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इन रेजिस्टेंस R3 में कितना करंट होगा I1, तो फार्मूला क्या होगा I1² ज़रब R3, उसी तरीके से इसको हल करेंगे। अब रह गए R4, R5, R6, इन तीनों के अंदर करंट I2 होगा। ये देखो I2² ज़रब R4, I2² ज़रब R5 और R2² ज़रब क्या है R6, इन्हें वैल्यूज़ पुट करते जाएँ और नीचे आपके क्या निकल आएंगे आंसर। इस तरीके से हर रजिस्टर के अंदर पावर डिसिपेशन भी निकल आएगी। तो ये था हमारे कम्प्लेक्स सर्किट वाले क्वेश्चंस, जिसमें हमने हर रजिस्टर्स में से अलग-अलग करंट को मालूम किया और हर रजिस्टर के अंदर कितनी पावर डिसिपेट करे वो हमने मालूम की। तो आज हमने चैप्टर नंबर 13 के ये जो न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम्स वाला पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में चैप्टर 14 के साथ। अल्लाह हाफिज़।